मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो बेटे डेली की तरह कोरोना वायरस की वजह से आपकी फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप इन्हें ईजी नहीं लीजिएगा, जो काम आपको डेली करवाया जाए आप उसे डेली कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज थी, कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए, कुछ आपको करने के लिए दे दिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में बड़ा क्लियरली मैसेज हमें मिल रहा है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को ही सीखेंगे, ठीक है। 4 से 5 टेक्निक्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को सीखने से पहले ये भी याद रखिएगा कि इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे। तो बी रेडी कि जब ये चैप्टर आप करें तो आप मेंटली रेडी रहिएगा कि इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे। तो किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सबसे पहले वो आपसे बात करेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। बेटा ये डेफिनेशंस तो आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनकी डेफिनेशन आपने सीखी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन की बात करेंगे। वो कहते हैं जी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली साइंस है ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन। अब ये केमिकल कैरेक्टराइजेशन है क्या, अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए तो ऑलमोस्ट हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है। लेट्स सपोज कि आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया गया। अब अननोन कंपाउंड है, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि ये कंपाउंड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, ठीक है। कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, एसिड है, बेस है, मेटल है, नॉन मेटल है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, और प्रॉपर्टीज बताना ही केमिकल कैरेक्टराइजेशन है। अब प्रॉपर्टीज तो हम तब ही बता पाएंगे अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनालिसिस क्या है। केमिकल कैरेक्टराइजेशन हम बता पाएंगे कैसे, बाय एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे कि 2 तरह का एनालिसिस है, एक क्वालिटेटिव है, ठीक है, और एक क्वांटिटेटिव है। ज़रा जल्दी जल्दी रिकॉल करें, आपने मुझे बताना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नाम तो लिख रहा हूँ कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और दूसरा जो एनालिसिस है दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। बताना बेटे मुझे आपने कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जी। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या था मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन कौन से एटम हैं, तो कंपाउंड में मौजूद एटम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए
जो आप एनालिसिस करेंगे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज इन 4 मार्कर्स से मिलाकर एक कंपाउंड बना दिया गया। आपको नहीं पता कि ये मार्कर्स कौन कौन से हैं आपको नहीं पता कि ये एटम कौन कौन से हैं। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड में मौजूद ये एटम कौन कौन से हैं। तो इसके लिए जो एनालिसिस आप करेंगे वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनालिसिस मैं बड़ा शॉर्ट करके लिखूंगा क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ये फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये वो एनालिसिस है जो हम करते किस लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एनालिसिस आप करते हैं उसे आप नाम देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का। और दूसरा आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या था, अब इस कंपाउंड में आपने एटम बता दिए कौन कौन से हैं, लेकिन इनके मैसेज नहीं पता। अगर आप इनके मैसेज भी मालूम करते हैं तो जिन एनालिसिस से आप इनकी अमाउंट, आप इनके मैसेज मालूम करेंगे, वो एनालिसिस आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। अमाउंट से मतलब यहाँ पे मैस, कि कौन से एलिमेंट की तादाद क्या है या मैस कितना है, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। तो ये बेटे 2 तरह का आपके पास एनालिसिस है, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन बार बार पूछी भी गई है कि डिफाइन क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब एनालिसिस हम कंप्लीट कैसे करते हैं, कहते जी कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो कि एनालिसिस में भी आप कह सकते हैं या आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं कि इस एनालिसिस को करने के लिए देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स इन अ कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बल्कि क्वेश्चन भी बना देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टेप्स इन कंप्लीट एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ बेटा लास्ट प्रीवियस बोर्ड में, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट एनालिसिस। इसे कंप्लीट कर लिएगा जी आप, कंप्लीट एनालिसिस के कंप्लीट एनालिसिस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट एनालिसिस। और वो 4 स्टेप्स क्या हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपके पास है सैंपलिंग या सैंपल प्रिपरेशन। जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। पहला स्टेप आपके पास सैंपल प्रिपरेशन है। सैंपल प्रिपरेशन से क्या मतलब है, देखिए बेटे आपने जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो इट डजंट मीन कि आपने रॉ मटेरियल उठाया और रिएक्शन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने घर पे कुछ बनाना भी है ना, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है आप उसके सैंपल की प्रिपरेशन करेंगे। कैसे, आप ओबियसली कोई मसाला जात यूज़ करेंगे कुछ पकाने के लिए, ठीक है, जो है वो मैरिनेशन करेंगे, कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे सैंपल को, सैंपल पड़ा रहेगा फ्रीज़र में या कहीं भी। उसके बाद जब सैंपल रेडी हो जाएगा आपको लगेगा कि जो भी आप मसाला वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो प्रोडक्ट के अंदर तक चला जाएगा, फिर आप उसे पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसे मोस्टली आप मैरिनेशन कहते हैं। इसी तरह जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें सैंपल बनाना पड़ता है। और लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉलिड फॉर्म में कोई मटेरियल है, लेकिन हमने जो एनालिसिस करना है उसमें उस मटेरियल का सॉल्यूशन फॉर्म चाहिए। तो हम करते क्या हैं, उस सॉलिड को पहले पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फाइनली ग्राइंडेड पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर उसका आपने सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन बनाया, अब इसका फर्दर आप रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब आपने सैंपल तैयार कर लिया। तो पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप इज प्योरिफिकेशन। सेकेंड स्टेप इज प्योरिफिकेशन।
कि अब जिस सॉलिड को आप यूज़ कर रहे हैं, आपने सैंपल तो रेडी कर लिया, लेकिन उस सैंपल में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं जो आप चाहते हैं कि ना हो, तो उन इम्प्योरिटीज़ को आपने रिमूव करना है। तो इस स्टेप को उन्होंने नाम दिया प्योरिफिकेशन। ठीक है। थर्ड स्टेप इज मेजरमेंट या कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजरमेंट, या आप इसे कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज कंक्लूजन। आपने अपने रिजल्ट्स बता देने हैं कि इस एनालिसिस से आपके रिजल्ट्स क्या हैं। दोबारा बता रहा हूँ, सैंपल प्रिपरेशन, जब भी आपकी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन से पहले आपको सैंपल प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्टेप इज प्योरिफिकेशन, आपको सैंपल को इम्प्योरिटीज से जो है वो साफ करना है। थर्ड स्टेप इज मेजरमेंट या कैलकुलेशन, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और अपने रिजल्ट की बेस पे फिर आप अपना फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें आप प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को सीखेंगे। सेकंड चैप्टर में आप प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को सीखेंगे। दोबारा बता रहा हूँ बेटे, आप यहाँ पे प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को सीखेंगे। और कितनी प्योरिफिकेशन टेक्निक्स यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी? यहाँ पे आपको टोटल 5 प्योरिफिकेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ। टोटल 5 प्योरिफिकेशन टेक्निक्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज फिल्ट्रेशन। फर्स्ट टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। सेकंड टेक्निक इज crystallization. Third technique is sublimation. Fourth technique is solvent extraction. And fifth technique is chromatography. ये टोटल 5 टेक्निक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। बेटे टेक्निक्स का नाम लिख देना मेरा मकसद नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा था कि ये 5 डिफरेंट टेक्निक्स क्यों हैं। जब हमने प्योरिफिकेशन करनी है तो सिर्फ इसी से क्यों नहीं कर सकते, या सिर्फ इसी से क्यों नहीं कर सकते, हमें 5 तरीके क्यों इस्तेमाल करने पड़े। तो देखिए बेटे, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे इट डिपेंड्स कि इम्प्योरिटीज़ किस तरह की हैं। ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ प्रॉपर आपकी कंसंट्रेशन इस तरफ होनी चाहिए, फिर आपको इस चैप्टर का सारा रोड मैप पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में सीखने के जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन हम कब करेंगे? देखिए फिल्ट्रेशन हमें पता है कि आपने फिल्टर पेपर यूज़ करना है। अब ये कब करेंगे? आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें आप फिल्टर पेपर से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं है, जो सोल्यूशन में हल पजीर नहीं है, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सेकंड टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कब? अब आपके पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ सोल्यूशन में डिज़ोल्व हैं। अगर तो इम्प्योरिटीज़ अनडिज़ोल्व होती तो बड़ा आसान था, फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट कर सकते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में चाय पीने से पहले आप जो ग्रेन्स होते हैं टी के, आप उन्हें स्टेन कर लेते हैं। ये बिल्कुल वही टेक्निक है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन क्या? अब जो सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा इसमें? जब मैं इसको पढ़ाऊंगा मैं तब सिखाऊंगा आपको साथ साथ। थर्ड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, और उन इम्प्योरिटीज़ में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिन्हें अगर आप हीट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब्लिमेशन का प्रोसेस भी आपने पढ़ा हुआ है और 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन भी है कि एक प्रोसेस या सब्लिमेशन क्या है। अगर आप किसी सॉलिड को हीट करें तो वो सॉलिड लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट गैस में चला जाए।
तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। तो अगर आपके पास ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप सब्लिमेशन से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अब आपके पास इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं किसी सोल्यूशन में, अगर आप सोल्यूशन को हीट करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी। अगर आप फिल्टर करने जाएं तो फिल्टर भी नहीं होंगी क्योंकि डिसॉल्व हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी है, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना आपने, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। तो बेटे ये आपके पास 4 स्टेप थे केमिकल करेक्टराइजेशन के लिए, और आपके पास जो प्योरिफिकेशन टेक्निक है सिर्फ इसे ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सैम्पलिंग को या मेजरमेंट या कैलकुलेशंस को या कंक्लूजन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्योरिफिकेशन की टाइप्स को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन से। जी तो बेटे ज़रा साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल न्यू है। हर बच्चा जो आज फर्स्ट डे बैठे हैं या जो डे 1 से पढ़ रहे हैं, सब के लिए ये बिल्कुल एक जैसा ही एक न्यू मेथड है, ठीक है। तो बी रेडी, ये नहीं सोचेगा कि मैं आज फर्स्ट डे लेक्चर सुनने बैठा हूँ, पता नहीं मुझे ये समझ आएगी या नहीं। अगर आप फर्स्ट डे बैठे हैं तब भी आपके लिए आसान है, अगर आप पहले दिन से सुन रहे हैं लेक्चर्स को तो तब भी आपके लिए ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं जी फिल्ट्रेशन से। तो फिल्ट्रेशन क्या है, वो कहता है जी कि ये आपके पास एक टेक्निक है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए, सेपरेशन के लिए। कब, जब किसी सोल्यूशन में जो है वो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यूज फॉर सेपरेशन फॉर अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। अगर आपके पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन, अब बेटे ज़रा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो मैंने कहा जी ये एक टेक्निक है जिसे आपने इस्तेमाल किया सेपरेशन के लिए, अलहदा करने के लिए। किसे, अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को या पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज एक ही चीज हो जाएंगी, जो कि किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में मौजूद हैं, ठीक है। आप इसकी जगह सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप किसी सॉल्वेंट में से अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो फिल्ट्रेशन है। अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इसका कीवर्ड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कहते हैं जी कि इसके लिए हम डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज करते हैं। तो मैं यहां पे पहले एक वर्ड लिख दूंगा, फिल्टर मीडिया, और उसके बाद हम उस वर्ड को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो डिफरेंट फिल्टर मीडिया हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। फिल्टर मीडिया क्या है, वो कहता है जी कि पोरस सरफेस है, पोरस सरफेस यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, यानी कि वो सरफेस, पोरस सरफेस जिसे आपने फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया, वो फिल्टर मीडिया कहलाएगा। फिल्टर मीडिया बेसिकली ये जमा है, अगर एक होगा तो आप उसे फिल्टर मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे भी सरफेसेस लिख दूं तो बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी। अब वो कहते हैं जी कि मैनी फिल्टर मीडियाज हैं, बहुत सारे फिल्टर मीडिया हैं। आप कौन सा फिल्टर मीडिया यूज करेंगे, इट डिपेंड्स के जो पार्टिकल जिन्हें आप सेपरेट कर रहे हैं उनका साइज क्या है, और जो आप फिल्टर मीडिया यूज कर रहे हैं उसके पोर्स का साइज क्या है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि चॉइस ऑफ फिल्टर मीडिया या चॉइस ऑफ फिल्टर मीडियम डिपेंड्स upon साइज ऑफ, दो बातें कर देते हैं जी यहाँ पे। साइज ऑफ, एक तो आप कह दें जी कि इम्प्योरिटीज के साइज पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा पोर्स ऑफ मीडियम, कि आपको किस साइज के
पोर्स वाला मीडियम चाहिए। तो यहाँ तक तो बेटे बड़ी सिंपल बातें थी। फिल्ट्रेशन की हमने बात की, मैंने ये साइड रिमूव कर दिया, मैं इसलिए एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने कहा जी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, इंफॉर्मेशन बताना। केमिकल कैरेक्टराइजेशन हम एनालिसिस से करते हैं। एनालिसिस दो तरह का है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम एस्टिमेट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। अब एनालिसिस में, कंप्लीट एनालिसिस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? तो मैंने कहा जी 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। सैंपल प्रिपरेशन है, प्योरिफिकेशन है, उसके बाद मेजरमेंट या कैलकुलेशन है, और फाइनली कंक्लूजन है। कौन कौन सी टेक्निक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे? 5 प्योरिफिकेशन टेक्निक आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इससे बाकी जो पीछे वाला था बेटे मैं रिमूव कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि हम नेक्स्ट आगे काम कर सकें अपना। हमने फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया, फिल्ट्रेशन के बारे में बताया कि फिल्ट्रेशन क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि फ़िल्टर मीडियम क्या है या फ़िल्टर मीडिया क्या है। ये डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे कहा कि आप कौन सा फ़िल्टर मीडियम यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो आप फिल्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन जिन पार्टिकल्स की करनी है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में से, उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या है और पोर्स का साइज़ क्या है मीडियम का। फाइनली मैं फिल्ट्रेशन की टाइप्स को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि नेक्स्ट में आगे कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करूँ। एक टाइप्स कितनी है फिल्ट्रेशन की? मैनी टाइप्स, लेकिन यहाँ पे जो आप डिस्कस करेंगे उनमें से 2 हैं जी। एक आपके पास फिल्टर पेपर होगा, मैं बोल भी रहा हूँ बेटे साथ साथ, अगर कहीं नज़र नहीं आए आपको आए तो फिल्टर पेपर, और दूसरा जो है वो फिल्टर क्रूसिबल है बेटे, फिल्टर क्रूसिबल। ये 2 टाइप्स हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे साथ साथ। तो आज का हमारा जो मेन काम है फिल्ट्रेशन, उससे स्टार्ट करते हैं जी। जी तो बेटे फिल्ट्रेशन क्या है, या फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन सीखने जा रहे हैं हम अब। मैं कंप्लीट हेडिंग बता रहा हूं, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन हम सीखने जा रहे हैं थ्रू फिल्टर पेपर। मैं बाय पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, जरा देखते जाइएगा बेटे साथ साथ। लैब में आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो देखा ही होगा शायद कभी। ये कौन की शेप में आपको एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा होगा, ग्लास का बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ज़रूर आपने देखा होगा। इसे आप ग्लास फनल कहते हैं। इसे बेटे आप ग्लास फनल कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम साइड पे बनी है, मैं इसकी जब बारी आएगी इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। स्टार्ट करते हैं जी, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, अब इस पर्पस के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होता है? वो कहते हैं जी कि एक तो आपको फिल्टर पेपर रिक्वायर्ड होता है, फिल्टर पेपर, और इसके साथ जो दूसरी चीज आपको रिक्वायर्ड है दैट इज अ ग्लास फनल। फिल्टर पेपर आपको रिक्वायर्ड है और ग्लास फनल रिक्वायर्ड है। फिल्टर पेपर बेटा क्या होता है? ये बिल्कुल एक पेपर की तरह होता है, लेकिन इट्स अ स्पेशल पेपर। इस पेपर में पोर्स बने होते हैं, और उन पोर्स से लिक्विड तो गुजर जाता है, लेकिन उन पोर्स के साइज से बड़ा अगर कोई पार्टिकल आता है तो वो बिल्कुल उन पोर्स में रुक जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे चाय को आप उसके टी पार्टिकल से यानी कि पत्ती से जब आप अलहदा करते हैं तो आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कि ये एक स्लो प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, टाइम टेकिंग है। आप
जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भी लैब में तो आपको पता भी चलेगा कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तीसरे नंबर पे वो कहता है जी कि कौन सा फिल्टर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर। अब आप कहेंगे सर किस तरह टाइप्स हैं, तो टाइप्स डिपेंड्स अपॉन पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर। कुछ फिल्टर पेपर ऐसे हैं जिनके पोर के साइज बड़े हैं, कुछ फिल्टर पेपर्स ऐसे हैं जिनके पोर्स के जो साइज हैं वो माइक्रो साइज फिल्टर पेपर हैं, ठीक है, जो कि वैक्यूम पंप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो आप कौन सा फिल्टर पेपर यूज करेंगे, इट डिपेंड्स के जो पार्टिकल्स को जिनको आपने सेपरेट करना है उन पार्टिकल्स का साइज क्या है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के लिए बेटे मैं F.P लिखूंगा हर बार, ठीक है, जरा समझते जाइएगा। चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर डिपेंड्स upon साइज ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है जिन पार्टिकल्स को आप सेपरेट करने जा रहे हैं। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब ये तो उन्होंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दी, अब हम प्रोसेस को या एडजस्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस करने जाएं तो आपने अपरेटस को किस तरह एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अगर बुक में तो नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ अपरेटस। एडजस्टमेंट ऑफ अपरेटस, बेटा ये बुक में नहीं लिखा, मैं खुद से लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जब आप अपरेटस की एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो आपने क्या ख्याल रखना है, सबसे पहले तो वो ये कहता है कि साइज ऑफ फिल्टर पेपर जो है वो थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, ताकि जब आप फिल्ट्रेशन करें तो फिल्टर पेपर का आधा या आधे से भी आधा जो है वो पार्टिकल से फिल हो जाना चाहिए। मैं यहां पे लाइन लिखता हूं, शायद आपको समझ आए। फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ that it fill 1/2 या 1/4, कह दें आप पहले 1/4 और 1/2 ऑफ इम्प्योरिटीज, कि जब आप फिल्ट्रेशन कराएं तो ये आधा या आधे का भी आधा कम से कम इम्प्योरिटीज से बड़ा होना चाहिए। फिल्टर पेपर के बारे में बता दिया। दूसरे नंबर पे अब आप फनल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे कि रिम ऑफ फनल शुड बी लार्ज इनफ, कि ये इतना बड़ा होना चाहिए रिम उसका कि जब आप इसमें फिल्टर पेपर लगाएं तो जो फनल है वो 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करे फ्रॉम दी सर्कमफेरेंस ऑफ फिल्टर पेपर, दैट इट एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ फिल्टर पेपर, कि ये फिल्टर पेपर के सर्कमफेरेंस से 1 से 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करे। इसका मतलब क्या है बेटे, जरा देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिल्टर पेपर बनाऊंगा। फिल्टर पेपर मैं ब्लू इंक से बना रहा हूँ, जरा देखते, सॉरी ग्रीन इंक से, जरा देखते रहिएगा। लेट्स सपोज इट इज फिल्टर पेपर विच इज प्लेस्ड इन फनल। अब ये जो फिल्टर पेपर है इसे मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये जो मैंने बनाया ये सर्कमफेरेंस है किसका, फिल्टर पेपर का। और अगर आप इस सर्कमफेरेंस से ग्लास फनल का रिम देखें तो 1 से 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है। तो इस लाइन में वो यही कहता है कि जो रिम है फनल का वो इतना बड़ा होना चाहिए कि एक्सटेंड कर जाए 1 से 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ फिल्टर पेपर। मेरा ख्याल है कि शायद आपको इस बात की समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो आपके पास फिल्टर पेपर का स्टेम है वो हमेशा आपके पास सॉल्यूशन से फिल रहना चाहिए
ताकि कॉन्टिन्यूस फिल्ट्रेशन होती रहे। अगर स्टेम में एक बार खाली हो जाएगा, स्टेम बेटे ये है, ये हमेशा फिल रहना चाहिए। अगर एक बार स्टेम आप खाली हो जाएगा, दोबारा भरेंगे तो ऑब्वियसली ड्रॉप्स बनेंगे, स्प्लैशिंग होगी, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टेम ऑफ फनल शुड रिमेन फिल। किसके साथ जी? जो सोल्यूशन जिसकी आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं जी कि स्टेम इतनी लंबी होनी चाहिए कि ये सोल्यूशन से तकरीबन ऑलमोस्ट सोल्यूशन की जो आप नीचे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उस लिक्विड के करीब करीब होनी चाहिए, ताकि अगर हाइट से सोल्यूशन गिरेगा तो नीचे पड़े हुए सोल्यूशन में ड्रॉप्स बनेंगे। कैसे, मैं वो भी बना देता हूँ डायग्राम बना के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ स्टेम शुड बी लार्ज। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे स्टेम जो है वो बीकर की वॉल के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल ऑफ या स्टेम ऑफ फनल शुड इन कॉन्टैक्ट विद बीकर। किस पर्पस के लिए? टू अवॉइड स्प्लैशिंग। ये दोनों लाइनें किस लिए हैं? टू अवॉइड स्प्लैशिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों लाइनों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू अवॉइड स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग क्या है बेटे, मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको। इस लाइन के लिए और ये जो मैंने लाइन लिखी इसके लिए मकसद यही है कि स्प्लैशिंग नहीं हो। अब मकसद क्या है इसका, मैं यहाँ से थोड़ी सी डायग्राम रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, आप यहाँ पे एक बीकर प्लेस करेंगे। जो बीकर है उसकी वॉल और जो फनल है इनकी वॉल आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए। अगर तो फनल का स्टेम बीकर के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ से बनने वाले ड्रॉप इस तरह आएंगे और लिक्विड में यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे। अगर तो फनल का जो स्टेम है वो सेंटर में रख दूं, लेट्स सपोज ये फनल का स्टेम है, अगर सेंटर में रख दिया तो तब जो लिक्विड आएगा वो ड्रॉप्स वाइज गिरेगा और यहाँ पे बच्चा आने वाला कलेक्टिंग लिक्विड जो है वो स्प्लैशिंग उसमें प्रोड्यूस होगी। तो स्प्लैशिंग से बचाने के लिए आपने क्या किया, आपने जो फनल थी उसकी वॉल को बीकर की वॉल के साथ जो था वो कनेक्ट रखा। तो ये बेटे आपके पास आ जाता है टॉपिक किसका जी, फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। अब नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं आगे दैट इज फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। तो अब टाइम जो है वो मेरा ख्याल है इतना नहीं है कि मैं फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को कंप्लीट कर पाऊंगा इस टाइम में। तो आज का हम जो टॉपिक है हमारा उसको देख लेते हैं, बल्कि फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को भी आप सीख ही लें साथ साथ, इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए, आपकी बुक में फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को पैराग्राफिक वे में लिखा हुआ है, मैं भी लिख दूंगा बोर्ड पे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम उसको ज़रा समझ लें देख के, ठीक है। अब फिल्टर पेपर की फोल्डिंग कैसे होगी, देखें आपके पास लेट से सर्कुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर है। अब फिल्टर पेपर को जब आपने फनल में प्लेस करना है तो फनल में प्लेस करने से पहले आपको फिल्टर पेपर की फोल्डिंग करना ज़रूरी है। अब ये आप करेंगे कैसे, आपके पास फिल्टर पेपर है जी, ये आपने फर्स्ट फोल्ड लगाना है अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। नहीं जी, मैंने फर्स्ट फोल्ड लगा दिया अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। अब आपने सेकंड फोल्ड लगाना है और इस तरह लगाना है कि फिल्टर पेपर की जो एजेस हैं वो मैच नहीं करें। तो जब मैं सेकंड फोल्ड लगा रहा हूं तो मैंने सेकंड फोल्ड इस तरह लगा दिया कि ये फिल्टर पेपर की एजेस हैं, दो थोड़ी सी ऊपर हैं, दो थोड़ी सी नीचे हैं, फिल्टर पेपर की एजेस मैच नहीं कर रही हैं। अब अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 लेयर बन गई हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 लेयर्स में से एक लेयर को आप एक तरफ कर लें और बाकी 3 को आप एक तरफ कर लें, तो ये आपके पास से एक कोनिकल शेप बन गई।
इस कोनिकल शेप को आप इजीली जो है वो फनल में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फनल में आपने प्लेस करने के लिए भी एक दो बातों का ख्याल रखना है। जब आपका जो एपेक्स एंगल है, मतलब ये जो कोन का आपके पास यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप इसको फिल्टर पेपर को फनल में प्लेस करने लगें तो आपने फिल्टर पेपर की साइड्स को, फिल्टर पेपर की ये जो आउटर साइड्स हैं, इनको थोड़ा सा वेट कर लें। जब आप वेट करेंगे तो फिल्टर पेपर जेंटली फिट हो जाएगा किसमें, फनल में। और जब ये ज़रा स्ट्रॉन्गली फनल में फिट हो जाएगा तो नीचे से एक भरपूर सक्शन प्रोड्यूस होगी जो कि फिल्टर पेपर में आने वाले सॉल्यूशन को नीचे की तरफ सक करेगी और फिल्टर पेपर में लिक्विड यहाँ से गुजर जाएगा और जो बाकी रेजिड्यूज हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये डायग्राम मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ कि फिल्ट्रेट क्या है और रेजिड्यू क्या है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। चलिए मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही बना देता हूँ, आपको पता होना चाहिए बेटे। लेट्स सपोज कि ये आपके पास फिल्टर पेपर है कोई, ठीक है, ये लेट्स सपोज आपके पास फिल्टर पेपर है। अब इस फिल्टर पेपर को आपने प्लेस किया हुआ है एक ग्लास फनल में। ले जी, मैंने ग्लास फनल भी बना दी साथ आपकी आसानी के लिए। लेट्स सपोज जी ये ग्लास फनल है। अब आपने एक सॉल्यूशन इसमें पोर किया और उस सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज थी। अब इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, कुछ इम्प्योरिटीज यहां पे रुक जाएंगी, ठीक है, और जो लिक्विड है वो यहां से पास करना शुरू कर देगा। जो लिक्विड यहां से पास कर गया उसे आप नाम देंगे फिल्ट्रेट का। क्या नाम देंगे जी, फिल्ट्रेट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट है। और जो पार्टिकल्स यहां पे रुक गए इन्हें आप नाम दे देंगे जी रेजिड्यू का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी रेजिड्यू, ठीक है। तो फिल्ट्रेट क्या है, मैं कहूंगा जी कि लिक्विड विच पास। अब जरूरी नहीं कि ये लिक्विड होगा, ये गैस भी हो सकती है, ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकता है। और रेजिड्यू क्या है, वो कहता है जी कि पार्टिकल्स ऑन फिल्टर पेपर, वो पार्टिकल्स जो पास नहीं कर सके और फिल्टर पेपर पर रुक गए, इन पार्टिकल्स को आप नाम देंगे क्या जी, रेजिड्यू का, ठीक है। तो ये बेटे आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने फिल्टर पेपर को भी डिस्कस किया, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, और हमने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को भी डिस्कस किया, ठीक है। आप इसे बेटे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, डेली का काम डेली करें। जिस तरह मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, आप अपने नोट्स पे से नोट करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। कल इंशाल्लाह एक दो इसमें से क्वेश्चंस करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आगे करेंगे। घर पे रहें बेटे, सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें, अपना लेक्चर ज़रूर तैयार कीजिएगा बेटे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।